धर्म लोगों को जोड़ता है, धर्म लोगों को तोड़ता है। इसी वजह से धर्म, रिलीजन इज पॉलिटिकल, रिलीजन इज पावर। और ये आज की बात नहीं है, एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम। आप हमेशा देखिए, जो चीज लोगों के करीब है वहीं राजनीतिक शक्ति छिपी हुई है। अगर किससे पूछा जाए कि तुम्हारे ज्यादा करीब क्या है, तुम्हारा धर्म या फिर इस देश का संविधान, तो आप कहेंगे संविधान ही होना चाहिए, क्योंकि उसी से स्टेबिलिटी है, ऑर्डर है, तभी हम अपना जीवन जी पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। तो वी शुड रेस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे करीब होना चाहिए। लेकिन क्या आम आदमी, आपको लगता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये जवाब देंगे? पता क्यों? क्योंकि उनके सबसे करीब क्या है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ एंड इन बिटवीन कितने सारे रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं हर एक धर्म में। इसके बेसिस पर ही तो वो जिंदगी को समझ पा रहे हैं, इसके बेसिस पर ही तो वो दूसरों से बॉन्ड बना रहे हैं। इसी वजह से धर्म एक इतनी पोटेंट फोर्स है, और इसी वजह से जियोपॉलिटिक्स में भी एक इंपॉर्टेंट टूल रहा है। इस समय पर टर्की एक टर्किक वर्ल्ड स्टैब्लिश करना चाहता है, और उसमें उसको उसी हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके बेसिस पर लोग उससे ऑलरेडी कहीं पास्ट की ग्लोरी से कनेक्टेड हो। आपने आईसिस का नाम सुना है? आईसिस का ऑब्जेक्टिव पता है आपको क्या था? आईसिस का कहना था कि मुझे कैलिफेट को स्टैब्लिश करना है, यानी कि एक समय पर मुस्लिम वर्ल्ड का जो सेंटर है वो इस्तांबुल था, टर्की था। वहां पर खलीफा था, वो पॉलिटिकल के साथ साथ रिलीजियस हेड भी था। आईसिस लोगों को यह प्रॉमिस कर रही थी कि दोबारा से हम उस एज को लाएंगे। इस लेवांत रीजन में, जहां पर आज आप सीरिया, इराक ये देखते हो, इस जगह पर दोबारा से कैलिफेट स्टैब्लिश करेंगे। इसी वजह से कितने पढ़े लिखे लोग, जो आज के टाइम पर आप कहेंगे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपना घर परिवार छोड़कर, सब कुछ बेचकर उन्हें दान दे दिया आईसिस को। अपने आप अपना जान झोंकने चले गए आईसिस में। बाहर से लोग सोचेंगे अरे बेवकूफ हैं क्या ये लोग? नहीं नहीं, आप समझिए कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। वो चाहता है किसी चीज में प्राउड फील करना, कंटेंट फील करना। धर्म उसकी वो डोज है। अब टर्की कह रहा है यार ये आईसिस यूज कर रहा है, बताओ हम तो स्टेट हैं भाई, हम क्यों नहीं यूज कर रहे? इसी वजह से रिसेंट पास्ट में आपने टर्की में एक मेजर ट्रांजिशन देखा है। इस वीडियो में मैं एनालाइज करूंगा उसके पॉलिटिकल डिसीजंस कैसे कनेक्टेड हैं उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स से, कैसे कनेक्टेड है उसके फॉरेन पॉलिसी चेंज से। फॉरेन पॉलिसी में चेंज आया है। अभी रिसेंट अपडेट से शुरू करूं, नेपाल की अथॉरिटीज ने एक इन्वेस्टिगेशन ओपन करी है कि टर्की की एक एजेंसी है टीका, एक्चुअली ये ह्यूमैनिटेरियन एड देती है। नेपाल में भी जब अर्थक्वेक आया तो ये एड देने पहुंचे। लेकिन मुद्दा ये है कि ये एड कहां पर दे रहे हैं? मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में और अदर एरियाज में दे रहे हैं। तो वहां पर कोशिश ये है कि टर्की का कल्चर और टर्की का जो रिलीजियस आइडिया है उसको वहां पर फैलाया जाए। जब मैं इस्लाम शब्द यूज करता हूं तो शायद कई लोग सोचते होंगे कि ठीक है, इस्लाम मतलब एक ही तो बात है। नहीं, इस्लाम में ईरान का जो थियोलॉजी है वो अलग है, सऊदी की थियोलॉजी अलग है। जो आज टर्की कर रहा है वो स्क्रिप्ट पुरानी है। इससे पहले और भी देश अपनी पावर को बढ़ा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल सऊदी आपने सुना होगा वहाबिज्म, जिसका एक्सपेंशन हमने सऊदी से ट्रेस किया, जिसके बेसिस पर सऊदी ने कहा ठीक है, वी आर गोइंग टू पे मनी टू सो मेनी मदरसाज, जहां पर जनता को बताया जाएगा कि प्योरिटी ऑफ इस्लाम क्या है। वो साउथ एशिया के कल्चर के बेसिस पर जिस तरह के इस्लाम को प्रैक्टिस करते थे, जिसमें कि एक आइडिया ऑफ कल्चरल बॉन्ड, हैविंग सर्टेन प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट कल्चर, यानी कि दूसरी जो संस्कृतियां यहां पर पाई जाती हैं, मैं संस्कृति शब्द यूज कर रहा हूं, दूसरे धर्म भी जो पाए जाते हैं, तो एक बॉन्ड बनाकर रखना, उन प्रैक्टिसेस को भी यूज करना। टर्की मतलब सऊदी ने कहा कि यार देयर शुड बी सम प्योरिटी, यू शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें असली अंडरस्टैंडिंग है नहीं। इसी वजह से आप देखेंगे, देखिए कैसे वहाबिज्म को प्रमोट किया, उसके बेसिस पर उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक गेन भी किया। अगर मालदीव्स ने अपने कानून को बदला कि हां हम किसी देश या प्राइवेट कंपनी को, अपने किसी द्वीप को बेच सकते हैं, तो किसको बेचा? सऊदी को बेचा, चाइना को बेचा। और सऊदी का जो इन्फ्लुएंस है मालदीव्स में, उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस चाइना का भी नहीं है। कारण धर्म कारण है।
क्या मालदीव्स में ये इन्फ्लुएंस हमेशा से था? नहीं, हमेशा से नहीं था। यू शुड ट्रेस दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ सऊदी। सऊदी ने कहा अरे यार मालदीव्स तुम्हारे यार द्वीप इतने सारे हैं, लोकेशन स्ट्रेटेजी के तुम्हें तो वहां पर इस्लाम का एक्सपेंशन में सपोर्ट किया, फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में सपोर्ट किया। तो सऊदी गॉट एन इमेज ऑफ पैट्रन। आपने शायद सुना भी होगा कि सऊदी से पैसा आ रहा है रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए। अब पॉइंट यह है कि सऊदी ऐसा कर क्यों रहा था? जस्ट फॉर रिलीजियस पर्पस, या सऊदी इस वजह से मुस्लिम वर्ल्ड का सेंटर बना? मुस्लिम वर्ल्ड का सेंटर बना क्या ईरान नहीं है? ईरान भी है। आप अगर दुनिया भर में शिया समुदाय के लोगों से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे ईरान उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। वो दुनिया भर से लोगों को प्रमोट करता है कि आप शिया इस्लाम को समझिए, उसके लिए आप यूनिवर्सिटीज में आइए ईरान की, एंड योर एजुकेशन इज गोइंग टू बी फंडेड। आपका रहना खाना पढ़ना सब फंड किया जाएगा। ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ईरान को भी बनना है मुस्लिम वर्ल्ड का सेंटर, पहले शिया वर्ल्ड का, लेकिन अब उसके बियॉन्ड भी बनना है। और इसी वजह से जो थर्ड मोस्ट पायस लोकेशन है फॉर मुस्लिम्स, अल अक्सा मॉस्क जेरूसलम, उसको इजराइल से आजाद कराने के लिए सबसे बड़ी टक्कर कौन ले रहा है? सऊदी ले रहा है क्या? नहीं, ईरान। क्योंकि ईरान उस अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है कि मैं केवल शिया वर्ल्ड का लीडर नहीं हूं। सुन्नीज ऑफ द वर्ल्ड जो सऊदी को लीडर मानते हैं, सऊदी तो बोल ही नहीं पा रहा, टक्कर भी नहीं ले पा रहा, देखो मुझे लीडर मानो। अब इन दोनों के इस लीडरशिप चैलेंज में टर्की कह रहा है मैं ही क्यों पीछे बैठूं, जब ये स्क्रिप्ट है ही और मेरे पास तो सबसे बड़ा लेवरेज है। टर्की कह रहा है अरे हमारी हिस्ट्री में तो ग्लोरी है। अगर मॉडर्न टाइम में मुस्लिम वर्ल्ड को किसी ने सबसे बड़ा प्राउड फील कराया है, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस किसने बनाया है, वो तो ऑटोमन्स ने बनाया था। और ऑटोमन्स की सीट कहां थी? टर्की। तो इसी वजह से वो लाया है नियो ऑटोमनिस्ट इस्लाम, कि आप ऑटोमन के टाइम में जिसकी सीट इस्तांबुल में थी, वहां पर इस्लाम के जो आइडियाज थे और टर्किश कल्चर के आइडियाज थे उसको समझिए, जिससे कि लार्जर जियोपॉलिटिकल गोल जो है वो पूरा हो। पाकिस्तान के साथ जो रिसेंट हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय अगर आपको याद आ रहा हो कि एक टर्किश प्लेन पाकिस्तान में आया, मीडिया ने यह भी कवर किया कि टर्की वहां क्या कर रहा है। टर्की ने सीधा सीधा एंटी इंडिया स्टांस लिया। टर्की कश्मीर पर इंडिया के खिलाफ बोलता है हर एक प्लेटफॉर्म पर, पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम, दुनिया भर के मुस्लिम्स का और स्पेशली इंडिया के मुस्लिम्स का और साउथ एशिया के मुस्लिम्स का सबसे जिम्मेदार चेहरा मानता है। ये उसकी हालांकि बहुत बड़ी गलतफहमी, हम सब जानते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम चेहरा बनता है। तो टर्की कहता है तुम तो अपने काम के हो, जो हम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसमें तुम हमारे काम के हो, तो इस वजह से इंडिया के खिलाफ जाना। वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट ही क्यों सेंटर बने, सेंटर एशिया बनना चाहिए। क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड का डेटा आपको शो करूं तो आप पाएंगे कि मिडिल ईस्ट में मुस्लिम्स कम हैं इन कंपैरिजन टू एशिया। जरा डिफरेंस अभी मैं डेटा का आपको दिखाऊंगा। तो वो कह रहा है कि जब एशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं तो हम क्यों एशिया को सेंटर ना बनाएं। तो इसी वजह से टर्की की स्ट्रेटजी एशिया में टर्किक इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी और न्यू ऑटोमनिस्ट जो आइडिया है उसको एक्सपेंड करने की है। वो पास्ट ग्लोरी से कनेक्ट करना चाहता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को। वो इस सऊदी ईरान की जो अपनी राइवलरी है इसका फायदा भी उठाना चाहता है। ठीक है, दोनों को आपस में राइवल बने रहने दो, हमें क्या, हम इस बीच जहां जहां ये नहीं पहुंच पा रहे, मुस्लिम्स की मदद नहीं कर पा रहे, वहां पर हम मदद करेंगे और इस बहाने हम वहां पर उन दरवाजों को खुलवाएंगे जो दरवाजे केवल डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस से नहीं खुल रहे थे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन से नहीं खुल रहे थे, या वो हथियार से भी नहीं खुल सकते। वहां पर धर्म पहुंच सकता है। एशिया की पॉपुलेशन का जरा डेटा देखिए इस ग्राफ के थ्रू। यहां पर दिख रहा होगा आपको मिडिल ईस्ट में 317 मिलियन और यहां पर एशिया पैसिफिक में 986 मिलियन। तो भाई सबसे बड़ी पॉपुलेशन तो इस रीजन में है, तो इस रीजन में लीडरशिप लेनी पड़ेगी टर्की को। जो एशिया का जो इस्लामिस्ट पास्ट है उसका भी लिंक टर्की से है। अब टर्की उस हिस्ट्री को खंगाल रहा है, जैसे मुगल एम्पायर, वो भी एक टर्को मुगल प्रिंस ने स्टार्ट किया। दिल्ली सल्तनत में जैसे इलियास शाही, हुसैन शाही, बंगाली सल्तनत, उनका लिंक वो टर्किश कनेक्शन रखते थे। तो यानी कि एक हिस्टोरिकल लिंकेज के थ्रू वो एक साइकोलॉजिकल लेवरेज चाह रहा है। इस साइकोलॉजिकल लेवरेज से वो कहेगा कि देखो टर्की तुमसे अलग नहीं है, तुम तो हमेशा से टर्की के थे। देखो एक्सपेंशन एक टाइम पर दिल्ली सल्तनत का, मुगल एम्पायर का, पूरे लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे था।
तो अभी भी देखो कितनी सारी तुम्हारी चीजें ऐसी हैं, चाहे कल्चर में, आप हिस्ट्री में देखो, आर्किटेक्चर में देखो, उससे साबित होता है कि टर्की दूर नहीं, टर्की तो इस एरिया के मुस्लिम्स का नेचुरल लीडर है। और हमारी लोकेशन देखो इतनी क्रूशियल है, लोकेशन से इकोनॉमिक लेवरेज लेना चाह रहा है। जैसे टर्की का फोकस है मिडिल कॉरिडोर पर। मिडिल कॉरिडोर की खास बात देखिए क्या है, ये चाइना से कजाकिस्तान यानी कि सेंट्रल एशिया, और फिर यहां से होते हुए टर्की से होते हुए कनेक्ट कर रहा है फिर यूरोप को। यानी कि टर्की देख रहा है कि यार दुनिया ना एक जियोपॉलिटिकल फ्लक्स में है, यानी कि रशिया और ईरान पर विश्वास नहीं कर रही दुनिया, सैंक्शंस लगे हुए हैं, और इसकी वजह से ये जो जोन है, इस जोन में डी रिस्क करना चाहते हैं नेशन। यानी कि अगर इनके रूट से हमारा ट्रेड जाएगा तो भाई कभी भी कुछ भी हो जाएगा, तो क्यों ही रिस्क लें। तो टर्की कह रहा है तुम क्यों रिस्क ले रहे हो, मिडिल कॉरिडोर का इस्तेमाल करो ना, ये रहा सेंट्रल एशिया मिडिल कॉरिडोर, यहां से चाइना से, सेंट्रल एशिया से, टर्की से होते हुए और सीधा यूरोप। तो यूरेशियन ट्रेड का आपको नहीं लगता कि रशिया को बाईपास करते हुए, ईरान को बाईपास करते हुए वो एक हब बनना चाह रहा है। और इतिहास इस बात का गवाह आप एंशिएंट टाइम से उठाकर देख लीजिए, जैसे एंशिएंट सिल्क रूट के बारे में बात करते हैं, आपको लगता है जो पर्शिया है वो एनरिच हो पाया, और इस वजह से, और एक और बात, जो मेडिटेरियन के ऊपर वाला एरिया है, ग्रीस वाला एरिया, वो भी उस समय एनरिच हो पाया। उसका एक बड़ा रीजन ये था कि दे वर कंसिडर्ड एज सेंट्रल टू द ट्रेड विच वाज हैपनिंग बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। यानी कि ईस्ट और वेस्ट के बीच जो ट्रेड होगा उसमें जो सेंटर पर होगा उसके पास तो लेवरेज आएगा ही आएगा, वो सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो टर्की कह रहा है महत्वपूर्ण ही तो हमें होना है, जियोपॉलिटिकल रिस्क को कम कराएंगे अगर आप टर्की के साथ आएंगे। तो अब कितने सारे देश कह रहे हैं ये तो इकोनॉमिकली लॉजिक से भी यार टर्की के साथ हमें बनाकर रखनी चाहिए। अच्छा है, क्योंकि ये देखिए यहां पर ये काम कर रहा है, बाकू से लेकर जॉर्जिया में पड़ता है तिब्लिसी, वहां से फिर कनेक्ट करते हुए टर्की, ये रेलवे नेटवर्क, ऐसे ही यहां पर आपका टनल नेटवर्क, इस पर काम कर रहा है। वो कह रहा है यूरोप, यार तुम्हें गैस चाहिए, ऑयल चाहिए, कैस्पियन से चाहिए ना, क्योंकि रशिया के साथ अब तुम ग्रेजुअली कम करोगे, लेकिन उसके लिए भी तुम टर्की के साथ संबंध बनाओ ना। क्योंकि अजरबैजान एंड टर्की के रिलेशनशिप पे जो मैंने पास्ट में वीडियो बनाई थी तो उसमें भी बताया था आपको कि मतलब टर्की प्रोजेक्ट करता है वी आर लाइक टू नेशन वन स्टेट, मतलब हम दो राष्ट्र हैं अलग, उसमें चलो हम सरकारें अलग अलग चला रहे हैं लेकिन हमारी जो भावना है वो एक जैसी है। तो जो वेस्ट के लिए जरूरी है अजरबैजान, उसका क्लोज रिलेशन टर्की के साथ है, तो मुझे बताइए वेस्ट पर एक डेफिनेट लेवरेज टर्की इस तरीके से रखेगा कि नहीं रखेगा। तो ये वो पिलर्स हैं जो टर्की बिल्ड कर रहा है टू से कि यार देखो जो कैलिफेट वाला जो आइडिया है, अब कैलिफेट वाला आइडिया केवल ऐसे नहीं होगा कि हम एरियाज को कंट्रोल करेंगे, हम इकोनॉमीज को कंट्रोल करेंगे, हम लोगों पर इंफ्लुएंस बनाकर रखेंगे जिससे कि हम नेचुरल लीडर उन एरिया के प्रोजेक्ट हों। चाइना से यूरोप के बीच का जो डेटा देखिए, जो टोटल ट्रेड कन्वेंशनल सी रूट से होता है उसमें लगभग 1 महीना लगता है, लेकिन अगर मैं ये मिडिल कॉरिडोर से लेकर जाऊं तो 10 से 15 दिन में वो ट्रेड हो जाएगा। तो यार इतना बड़ा सेविंग हो जाएगा। और ईयर ऑन ईयर जो डेटा मैंने देखा कि भाई इस रूट पर एक्चुअली पोटेंशियल क्या है, टोटल चाइना से यूरोप में कार्गो बढ़ कितना रहा है, 63% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मतलब कि आप अगर सोच रहे हो कि चाइना और यूरोप में तो डीकपलिंग हो जाएगी, मतलब चाइना से संबंधों को कुछ खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, कहां होने वाला है। देखो इसी वजह से यूरोपियन पार्लियामेंट के आप फैसलों को देखेंगे तो अगर मैं किसी एक देश के साथ सबसे ज्यादा लेयर्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे ज्यादा लेयर्स ऑफ एंगेजमेंट अगर यूरोप की है वो चाइना है। टर्की इस बात को समझ रहा है। टर्की कह रहा है लेकिन अगर हम चाइना के लिए भी जरूरी हो जाए तो, अगर हम यूरोप के लिए भी जरूरी हो जाए तो, क्योंकि हमसे होकर जाना है तभी तुम्हारा ट्रेड हो पाएगा, टर्की वर्ल्ड तभी बनेगा। सेंट्रल एशिया पर फोकस है क्योंकि इस मिडिल कॉरिडोर के लिए टर्की का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया पर भी चाहिए। और अब देखिए ग्रेजुअली सेंट्रल एशिया टिल्ट चाइना के तरफ हो रहा है, टर्की की तरफ हो रहा है। जो सेंट्रल एशिया कभी सॉफ्ट बैली माना जाता था रशिया की, अब वो रशिया के इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा बाहर आ रहा है, ऐसा मिल रहा है। तो यानी कि इसमें एक लार्जर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। डिप्लोमेटिक अप्रोच देखिए, इनके पुराने फॉरेन मिनिस्टर कहते थे कि पड़ोसियों के साथ ना हमारी जीरो प्रॉब्लम स्ट्रेटजी है, जीरो प्रॉब्लम विद नेबर्स, यानी कि हम कोई असर्टिव ट्रांजैक्शनल ऐसी रिलेशनशिप नहीं रखते, कोई भी अगर बातचीत तो सुलझा लेते हैं, शांति का रास्ता। लेकिन टर्की इस समय एग्रेसिव है, असर्टिव है, ट्रांजैक्शनल है। ऐसा क्यों? क्योंकि टर्की को पता है अगर कोई हमें पैटर्न मानेगा,
लीडर मानेगा वो तभी मानेगा जब हम साइड्स लेंगे, जब हम क्लियर कट स्टैंड लेंगे। अगर कहीं जगह पर हमें अपोजिट स्टैंड भी लेना पड़े तो लेंगे, उससे हटेंगे नहीं, तभी हमें तभी हमें लीडर माना जाएगा। क्योंकि जो सबके साथ होता है वो किसी के साथ नहीं होता, लेकिन अगर कुछ के साथ होता है तो एटलीस्ट वो कुछ उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये हमारे साथ खड़ा था। एक तो ये रीजन है। दूसरा, उसके आसपास देखिए, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इजराइल, तो यहां पर जो इश्यूज रहे हैं, तो टर्की कह रहा है यार अगर यहां पर मैंने स्टैंड नहीं लिया तो मुझे लीडर मानेगा कौन? तो पैसा लगाना पड़े पैसा लगाएगा, हथियार देना पड़े हथियार देगा, लेकिन वहां पर एक से रखेगा। प्लस साथ में टर्की नेटो का मेंबर है, लेकिन दुनिया को यह भी दिखाता है कि हम नेटो की हर बात नहीं मानते, हम ऐसे नेटो हैं मेंबर हैं कि वो हमारे हिसाब से एकोमोडेट करते हैं। जैसे टर्की ने सरप्राइज देते हुए नेटो को कहा कि हम तो S-400 लेंगे। उन्होंने कहा रे तुम नेटो के मेंबर हो, नेटो के हथियार लो, यूएसए का पेट्रियट है, थर्ड है, वो लो, S-400 क्यों? उन्होंने कहा नहीं S-400 लेंगे, ले लिया। तो इससे एक सिग्नलिंग दे दी कि भाई टर्की की अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, टर्की प्यादा नहीं है वेस्ट का। ये क्यों सिग्नल कर रहा है? टू शो कि टर्की अब एक कैलिफेट का जो आइडिया है उसको रिप्रेजेंट करने का वाकई हकदार है। सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। एक एक करके समझते हैं इसके टूल क्या है। सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, वेपनाइज कर रहा है ह्यूमन एड को। इसे टीका का एग्जांपल देता हूं मैं एग्जैक्टली। टीका क्या कर रही है? रोहिंग्या मुस्लिम्स को देखिए, बांग्लादेश में $70 मिलियन की एड प्रोवाइड करी, मदरसास को फंड किया, रिलीजियस सेंटर्स को फंड किया। तो आपको लगता है एक ऐसी सिग्नलिंग जाएगी कि जहां रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ गलत हो रहा है वहां पर कहां है वो इस्लामिक वर्ल्ड के पैटर्न्स? वो नहीं दिख रहे हैं। तो जितना ज्यादा टर्की दिख रहा है, तो बताइए टर्की नेशनल लीडर होगा कि नहीं होगा? फिर रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो एक आउटफिट है, अराकन आर्मी, जो म्यांमार को की आर्मी के साथ फाइट में रहता है, तो अब टर्की धीरे धीरे फिर इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा और कहेगा म्यांमार तुम्हारे ईस्टर्न जोन में प्रॉब्लम रहती है, शांत कराएं क्या? म्यांमार कहेगा यार करा दो। टर्की कहेगा ठीक है, तो हम कुछ लेवरेज चाहते हैं इकोनॉमिक, वो दे दो, तुम्हें फायदा हमें फायदा। तो ऐसे में वो क्या करेगा? वो बताएगा कि यार इस रीजन में अब हम भी हैं। क्यों? पहले चाहिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल, वो कर रहा है। ऐसी पाकिस्तान में, ऐसी इंडोनेशिया में, नेपाल में, हर जगह सेम स्ट्रेटजी है। तो दिखाओ कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए आए हैं, लेकिन साथ साथ में रिलीजियस ओवरटोन रखो। पैटर्न सऊदी नहीं, हम हैं असली इस रीजन में। रिनोवेशन कराओ मॉस्क का, रिलीजियस स्कूल का, और डेलिबरेटली उस कंटेंट को पुश करो जो ग्लोरीफाई करता हो टर्की को, ऑटोमन पास्ट को और इमर्जिंग टर्की को। क्योंकि पैसा तो दिया जाएगा, लेकिन ये भी कहा जाएगा जरा ये चीजें पढ़ानी है, बच्चों को पढ़ा देना। तो कहेगा अरे बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, जब तुम हमें पैसा दे रहे हो, महीने का इतना पैसा दे रहे हो, तो पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? तो टर्की कह रहा बस तुम यही काम करते रहो। डिजिटल कैलिफेट, सॉफ्ट पावर। जैसे याद है आपको हॉलीवुड ने दिमाग में ऐसा बैठा दिया कि एक्चुअली दुनिया को अगर प्रोटेक्ट करने वाला कोई है तो यूएस है। ऐसी मूवीज बनाई, दुनिया खत्म होने वाली है, व्हाइट हाउस पे मीटिंग चल रही है, व्हाइट हाउस दुनिया के यूएस प्रेसिडेंट दुनिया के सभी लीडर्स से कह रहा है देखो ये डिसीजन लेना, वो डिसीजन लेना। पेंडेमिक हुआ, देखो फोटो ऑप्स के लिए आप यूरोप के लीडर्स को बैठा दो और कह दो देखो मेरी टेबल पर सब बैठे हैं, आई एम द बिग बॉस। लेकिन जब दुनिया पर कोई संकट आता है तो क्या सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर पाते हैं? वहां रियलिटी चेक होता है, बाकी सब माहौल है और माहौल का फायदा होता है। और यही काम अब ये भी कर रहा है, कह रहा है जब ये कर रहे हैं हम भी करें। तो जैसे इसने अब यूएसए के बाद सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मूवीज एंड टीवी सीरीज बन गया है ये। इसके जो सीरियल्स हैं वो दुनिया भर में पसंद किए जा रहे हैं, और स्पेसिफिकली इसके सीरियल्स में, इन सीरीज में प्रोजेक्ट किया जा रहा है ग्लोरी ऑफ टर्की, ग्लोरी ऑफ ऑटोमन एम्पायर। कैसे वो जस्टिस को प्रोजेक्ट करता था, जैसे कैसे वो इस्लामिक प्राइड को प्रोजेक्ट करता था, और इस तरीके से धीरे धीरे माइंड में आएगा कि यार वाकई वही इस्लामिक कैलिफ वाला जो रूल है वो तो दोबारा आना चाहिए। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन इंडिया, आप अगर यूट्यूब का डेटा देखेंगे रिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ सीरीज, तो 100 मिलियन प्लस विद इन 1 मंथ। तो ये शो करता है कि भाई वो जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसको साइडलाइन करके अब वो सोशल मीडिया, यूट्यूब, इनका इस्तेमाल करके एक साइकोलॉजिकल लेवरेज ले रहा है। हार्ड पावर की बात करें, डिफेंस इंडस्ट्री 1.6 मिलियन डॉलर 2013 में एक्सपोर्ट कर रहा था, 5.5 मिलियन जो 2023 वाला डेटा मैंने देखा वहां पर है, तो 23 से ग्रो कर रहा है। ड्रोन्स तो आपको याद आ ही रहे होंगे, जैसे बैरक्टर ड्रोन पाकिस्तान को ही प्रोवाइड करे और अदर स्ट्रेटेजिक एलाइज को भी दे रहा है। मेन बात यह है केवल ड्रोन नहीं दे रहा, वो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसीज क्रिएट कर रहा है, मिलिट्री अलायंसेस बना रहा है।
जैसे पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे दें, तो तुम्हारे यहाँ ज्वाइंट प्रोडक्शन शुरू कर दें, तो पाकिस्तान इज लाइक कि भाईजान लास्ट टाइम किसी ने इतना सम्मान दिया था वो चाइना था। चाइना ने हमारे यहाँ वो J-17 चेंगडू जो एयरक्राफ्ट हैं उसका प्रोडक्शन शुरू कराया था, और हम प्राउडली आज कह देते हैं, अजरबैजान को भी कह देते हैं, तुम्हें एयरक्राफ्ट की ज़रूरत हो तो बताना, हम बनाते हैं। और हमने भी कंट्रीब्यूट किया, केवल चाइना ने नहीं किया, चाइना ने शुरुआत के कुछ एयरक्राफ्ट दिए, अब तो हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या ये सच है? काफ़ी हद तक सच है। चाइना ये लेवरेज पाकिस्तान को दे रहा है। तो टर्की कह रहा है कि यार हम भी हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? अब ड्रोन्स का जोन है, सर्वेलेंस भी होगी, अटैक भी होगा, उसमें हम तुम्हारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे रहे हैं। इसका मतलब है तुम बनाओ और फिर बेचो भी। पाकिस्तान कह रहा है यही तो जरूरत थी मेरी। मलेशिया में नेवी के लिए नेवल कॉर्वेट बना रहा है, यानी कि नेवल शिप्स बना रहा है, फाइटर वाले। फिलीपींस हेलीकॉप्टर परचेज कर रहा है। इंडोनेशिया में ज्वाइंट ड्रोन प्रोडक्शन कर रहा है। तो कहने का मतलब है ज्वाइंट ड्रोन प्रोडक्शन, टेक ट्रांसफर, ये शो कर रहा है कि यार ये केवल बायर सेलर वाइज रिलेशनशिप में एंगेज नहीं हो रहा। टर्की लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाह रहा है। टर्की इनको पिलर्स बनाना चाह रहा है। रोड ब्लॉक क्या है यहां पर टर्की के इस एक्सपेंशन के जो एशिया में वो करना चाह रहा है? 2 रोड ब्लॉक्स हैं। पहला, इंडिया सेक्युलर ट्रेडिशंस पर है। इंडिया में डिफरेंट रिलीजन साथ साथ रहते हैं, यही हमारी स्ट्रेंथ है। अब इंडिया कह रहा है कि देखो टर्की, जो तुम यहां करवाना चाह रहे हो वो ना हो पाएगा। हमारे सेक्युलर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, और ये जो तुम पाकिस्तान के साथ स्टैंड लेकर एंटी इंडिया हो रहे हो, तो ऐसा है, ये स्ट्रेटजी तो हमें पता है। तो टर्की, तुम्हारे जो रिश्ते हैं वो खराब चल रहे हैं सिप्रस से, ग्रीस से, तो अगर हम उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा कर ले तो फिर क्या होगा? और हम कर भी रहे हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। ग्रीस, अर्मेनिया को पिनाका हमने मिसाइल्स दी, क्यों? क्योंकि अर्मेनिया अजरबैजान का दुश्मन। अजरबैजान इज लाइक ब्रदर ऑफ टर्की। तो ठीक है भाई, जब तुम खुलकर सामने आ रहे हो तो लो, हम भी खुलकर सामने आ रहे हैं, हम और ज्यादा डीप पार्टनरशिप करेंगे, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, है कि नहीं? तो यानी कि अंकारा को मल्टी फ्रंट पर चैलेंज देने के लिए इंडिया, चाहे ये रिलेशनशिप्स इनके साथ स्ट्रॉन्ग करना, इनको डिफेंस वाइज स्ट्रॉन्ग करना, और चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इसके खिलाफ स्टैंड लेना, जिससे एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बने। चाइना क्यों रोड ब्लॉक है एशिया में? चाइना क्यों नहीं एक्सपेंड होने देगा? चाइना कहेगा ट्रेड तो करेंगे बेटा, लेकिन लेवरेज हमारा ज्यादा रहेगा। चाइना कहेगा क्योंकि हमारे यहाँ उइगुर मुस्लिम्स हैं। कल तुम ये ऑटोमन्स एम्पायर का सपना दिखाकर, ऐसे इन्फ्लुएंस के बताकर हमारे यहाँ अगर तुमने राइवलरी क्रिएट कर दी, फिर क्या होगा? ये तो हमारे यहाँ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो इस वजह से इसमें हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये तो हम तालिबान को भी सीधा बता दिया था। तो तुम कौन हो? तालिबान तो नॉन स्टेट एक्टर, इसी एजेंडा पर एग्जिस्टेंस में आया था, हमने उसको भी लिमिट कर दिया। तुम कौन हो? तो बीजिंग की अपनी काउंटर स्ट्रेटजी है कि वो इकोनॉमिक लेवरेज अपने पास रखेगा और टाइम टाइम पर टर्की पर प्रेशर क्रिएट करता रहेगा कि तुम लेवल में रहो, राइट? तो ये दोनों यहां पर रहेंगे। तो इससे लगता है कि एशिया में अगर इंडिया चाइना उसको काउंटर खड़ा कर रहे हैं, तो आप नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान यहां पर तो काम कर सकते हो, लेकिन पैन एशिया, वो टर्किक वर्ल्ड का सेंटर खुद को बनाकर एशिया पर इंफ्लुएंस, ऑटोमन जो रेजिम, वो सब ना हो पाएगा। अभी तो यहां पर तुम्हारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन एड कहीं से आ रही है तो उसकी कंडीशंस को चेक करना जरूरी है। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ टाइम पहले केरला में गल्फ से ह्यूमैनिटेरियन एड आनी थी। इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें से कुछ एड पर चेक लगाया था कि नहीं, हम नहीं ले रहे। भारत में कई लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, बताइए अपने लोगों को पैसा आ रहा है, पैसे में क्या दिक्कत है आने में, मदद हो जाती। लेकिन जो ये एंगल होता उसका क्या होता? इसके थ्रू धीरे धीरे जो पेनिट्रेशन होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसको हम कहते हैं सिविल सोसाइटी के लेवल पर वॉरफेयर, उसका क्या होता? उससे अगर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है, उसका क्या होता? समझ में आ रही है बातें? अगर ये सब कुछ है आपको क्लियर, तो मेंशन वाह इन कमेंट्स, अल्ट्रा क्लियर। आपका जो इंडिविजुअल ओपिनियन है, डू शेयर इन कमेंट्स। आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो जाइए, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं आप कोर्स रिलेटेड इंक्वायरीज के लिए, जिससे कोई भी आपका सेशन एनालिसिस ना छूटे। Examine the role of religion, culture in expanding geopolitical influence. Is Turkey's strategy bear any challenge for India in this context? अच्छा, इसी के साथ एक नया अपडेट। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, जैसे गवर्नेंस की क्लासेस में मैं स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली बताता था कि देखो, अगर तुम्हें अपने आसपास के हालातों में सुधार करना है तो छोटा सा प्रयास तुम कर सकते हो। जैसे तुम्हें जानकारी अगर आरटीआई के बारे में हो, कैसे लिखी जाती है, तुम्हें जानकारी ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में हो, तुम्हें एग्जैक्टली मेल पता हो कि कहाँ पर क्या मेल किया जाए, तो कुछ सुधार किए जा सकते हैं। तो इसके लेकर
मैं एक सेपरेट इनिशिएटिव ला रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें मैं भारत में जो हमारे आसपास चैलेंजेस हैं, वहाँ पर लोग भी हैं जो काम करना चाहते हैं। कई बार ऐसे भी लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सही जगह से सही तरीके से बात को रखा जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी काम ऐसे हैं जो हो सकते हैं, और जो नहीं हो रहे उसके बारे में एटलीस्ट लोगों को अवेयर किया जा सकता है। तो कैसे हमारा सरकारी तंत्र चलता है, कैसे वो बेहतर हो सकता है, तो हम भारतीयों को साथ आना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ छोटी छोटी जो नॉलेज है, बहुत ही सिंपल वे में, जो हर एक भारतीय को होनी चाहिए, उसका प्रयास मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।